नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पर। पिछले क्लास में आवर्त सारणी के आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत में आवर्ती गुण के अंतर्गत में मैंने परमाणु त्रिज्या के कुछ अपवाद के बारे में बात किया था। आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या में क्या संबंध है, कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, उस चीज के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयनन एंथैल्पी के बारे में और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, और इनके अपवाद के बारे में बात करेंगे कि जैसे पिछले वीडियो में आपको पता है आयनन एंथैल्पी बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलो, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जब चलते हैं हम तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा दोनों का मान क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन इसमें कुछ न कुछ क्या है, अपवाद हैं, और वहीं से आपके क्या बनने वाले हैं, प्रश्न बनने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, आपको पिछले वीडियो को अगर आपने देखा हुआ है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आयनन ऊर्जा क्या है और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, आयनन ऊर्जा की बात कर रहा हूं। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या है कि किसी परमाणु के अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही आप क्या बोलते हो, आयनन ऊर्जा। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं बात करूं तो जब मैंने बोला है कि बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब कि लिथियम में जितना आयनन ऊर्जा मेरे को जरूरत पड़ेगा उससे ज्यादा मेरे को जरूरत पड़ेगा कहां पे, बेरिलियम के आयनन ऊर्जा का मान। मतलब कि बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेरे को जो ऊर्जा की जरूरत है वो ज्यादा पड़ेगा किससे, लिथियम से। और वैसे ही बोरॉन में क्या पड़ना चाहिए आपका, बेरिलियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला उससे ज्यादा पड़ना चाहिए आपको ऊर्जा का मान किसका, बोरॉन में जो अंतिम कोश है उस अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा है उसको। ठीक है, वैसे ही आपका कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में और नियॉन में आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, यदि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये बोलता है क्या चीज, आयनन एंथैल्पी, कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बढ़ता है। और वैसे ही ऊपर से नीचे आने पे, मतलब कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन यहाँ पे अपवाद है किसमें, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान कई जगह क्या होगा, बढ़ने के बजाय क्या होने वाला है, घटने वाला है। जैसे कि देखेंगे बोरॉन का आयनन विभव बेरिलियम से क्या होता है, कम। मैंने जैसे आपको रूल अभी पढ़ाया, बाएं से दाएं चलने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जबकि यहाँ पे इस अनुसार क्या होना चाहिए, बोरॉन का बेरिलियम से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। वैसे ही एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से ज्यादा होना चाहिए। इसी प्रकार ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा और सल्फर का पोटेशियम से ज्यादा होना चाहिए, क्या चीज, आयनन ऊर्जा। लेकिन यही तो अपवाद है और इसी को आपको याद रखना है। यहीं से आपके क्या बनने वाले हैं, प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके प्रयोगशाला टीचर के पेपर में अगर ये आ रहा है तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनने वाले हैं। और यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए, आप सिर पर रट के चले गए या दिमाग में डाल के चले गए कि बाएं से दाएं क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है करके, तो यहीं पे गड़बड़ खाने वाले हो। इसका कारण समझते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला, इसका उदाहरण ले रहा हूं मैं, बोरॉन और बेरिलियम और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। तो पहले मैं बोरॉन के लिए बेरिलियम के लिए बना देता हूं, फिर क्या, बोरॉन के लिए। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। तो हुंड के नियम के अनुसार इसको कक्षकों में इनके इलेक्ट्रॉन को वितरण करना है अगर, तो क्या होने वाला है, 1s2 और क्या होने वाला है, 2s2, 1s2 और 2s2। जबकि बोरॉन के लिए क्या आएगा, 1s2, 2s2, उसके बाद पी में कितने ब्लॉक रहेंगे आपके पास, 3 ब्लॉक, जिसमें से क्या होने वाला है, 2p1। आपको पता है ना बोरॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 5। मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या किया, यहाँ पे वितरित किया। इसी प्रकार थोड़ा सा देखना किसके लिए, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए। मैं बना देता हूं पहले किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम के लिए क्या होगा,
अंतिम कोष पे फोकस रहना चाहिए आपका। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए, 12 होते हैं परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2 2p6, आप 10 तक पहुंच गए, 2p6 बोला मैंने। उसके बाद क्या आने वाला है 3s2, इसके लिए मैं तीसरा कोष बनाया डायरेक्ट 3s2, और उसके बाद क्या आने वाला है 3p। लेकिन 3p में आपको इलेक्ट्रॉन डालने के लिए इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं है, 12 इलेक्ट्रॉन तो वितरित हो चुका है यहाँ पे, मतलब अंतिम कोष इसके लिए क्या है 3s है, किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए। जबकि एल्यूमिनियम में अगर मैं जाऊंगा, एल्यूमिनियम में क्या होने वाला है 3s2 के बाद क्या आने वाला है 3p1। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आ रहा होगा तो ये चीजें समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है तो नहीं समझ में आएगा ये चीजें, ठीक है, ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम का अंतिम कोष क्या होगा 3s2 होगा और 3p1 होगा, तो वही तो मैं बनाया यहाँ पे। अब आप थोड़ा सा सोचिए, मैं आपको एक हिंट ये देके रखे रहता हूं कि एस ब्लॉक जो है यदि वो पूर्ण भरित है तो वो बहुत ज्यादा स्थायी है, और वैसे ही पी ब्लॉक अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो तो वो ज्यादा स्थायी है। अब कोई ज्यादा स्थायी है तो आपको वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा। स्थायी है बोलने का मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देगा। जैसे कि किस केस में हो रहा है आपके पास, ये बेरिलियम के देख रहे हो, ये क्या है 2s है, तो यहां से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना मशक्कत करना पड़ेगा उससे कम मशक्कत करना पड़ेगा कहां से, बोरॉन के अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। क्योंकि ये क्या है पूर्ण पूरित है, जबकि ये क्या है आपका ना तो अर्धपूरित है और ना तो पूर्ण पूरित। तो यहां आप बोरॉन से आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, जबकि बेरिलियम से आप आसानी से नहीं निकाल सकते। अब जिससे आपने आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल डाला मतलब उसका आयनन ऊर्जा का मान क्या है, कम है, जबकि जिससे आप आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए मतलब उसका आयनन ऊर्जा का मान अधिक है। अर्थात आपको क्या समझ में आया, बेरिलियम का आयनन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा उससे कम अधिक होगा किसका मान, बोरॉन का आयनन ऊर्जा का मान। तो यही तो अपवाद हुआ, होना क्या चाहिए था, बोरॉन का बेरिलियम से क्या होना चाहिए था, अधिक होना चाहिए था। क्योंकि स्थायी विन्यास को प्राप्त किया किसने, बेरिलियम ने, किसकी तुलना में, बोरॉन की तुलना में, इसलिए आपको ज्यादा मशक्कत करना पड़ा बेरिलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सेम यही कारण है आपका कहां पर, यहां मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम से देख रहे हैं स्थायी विन्यास क्या है आपका एस कक्षक। इसका दूसरा कारण और है, एक तो एस कक्षक क्या होता है, आकार में बहुत छोटा होता है। एक तो आकार में बहुत छोटा है मतलब कि वो प्रोटॉनों के आकर्षण बल से बहुत तगड़े से वो क्या हुआ है, चिपका हुआ है। अब वो उसके उतने ज्यादा आकर्षण से चिपका हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। जबकि एल्यूमिनियम में देख रहे हो ये क्या था आपका 3s2 और ये क्या है 3p1, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए आसानी का काम है, जबकि आपके लिए दिक्कत का काम क्या है, 3s के 2 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास क्या होने वाला है, जितना ज्यादा मैग्नीशियम, जितना ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा आपको, जितना ज्यादा ऊर्जा लगाना पड़ेगा मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उससे कम ऊर्जा लगाना पड़ेगा किसमें, एल्यूमिनियम के एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कहां से, अंतिम कोष से। तो फिर वही बात, एल्यूमिनियम का क्या होना चाहिए था, आयनन ऊर्जा अधिक, लेकिन अपवाद स्वरूप आयनन ऊर्जा क्या हो गया, कम। और उसका कारण मैं यहाँ पे बताया, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, दोनों किसकी प्राप्ति करते हैं, एस कक्षक के स्थायी विन्यास की प्राप्ति करते हैं। इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्रमशः बोरॉन और एल्यूमिनियम की अपेक्षा आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, अधिक होता है। तो इन अपवादों को ध्यान में रखेंगे, बेरिलियम का बोरॉन से अधिक, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से अधिक, ठीक है। सेम बातें किसके लिए फॉलो कर सकता हूं मैं, सेम बातें देखो, मैंने बोला कि अर्धपूरित कक्षक के बारे में भी बात की। अर्धपूरित कक्षक है मतलब कि वो भी क्या है, स्थायी है। तो जैसे मैं यहां पे आता हूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का बनाया, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का क्या होगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या होगा 2p3,
अब 2p3 मतलब इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, पी कक्षक के पास, पी के पास कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक, तीनों कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक बार जाते हैं। तो मैंने बोला 2p3 तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, px 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 py और pj तीनों में क्या जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जबकि मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा तो नाइट्रोजन से एक अधिक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर यहां पे 2p4 आने वाला है। तो 2p4 मतलब 1 2 3 और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये विपरीत चक्रण आपका तभी होगा वहां पे जब आपका तीनों कोष में, तीनों उप कक्षक में क्या हो जाए, एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाए। अब आप देख रहे हो, मैंने आपको अभी फिर बोला अर्धपूरित कक्षक हो तो वो ज्यादा स्थायी है, मतलब कि नाइट्रोजन से आपको जितना ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन के अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, उससे उससे कम ताकत लगाना पड़ेगा किसमें, ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो फिर ये अपवाद हुआ। कैसे अपवाद हुआ, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन से ज्यादा किसको होना चाहिए था रूल के अनुसार, ऑक्सीजन का आयनन ऊर्जा। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से ज्यादा स्थायित्व की प्राप्ति किया है, इसलिए नाइट्रोजन का आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। तो प्रश्न आपके पास जब बनेगा तो इसका कारण क्या है, नाइट्रोजन का अर्धपूरित कक्षक, जिसके कारण वह स्थायित्व की प्राप्ति कर लिए रहता है। ठीक है, सेम वही चीज कारण किसके लिए मिलने वाला है आपको, फास्फोरस और सल्फर के बीच में। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा देख रहे हैं, जैसे सल्फर का फास्फोरस से क्या होता है, कम रहना क्या चाहिए था, सल्फर का अधिक रहना चाहिए था, किससे, फास्फोरस से। अगर मान लो आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि आपने पिछले के क्लास, पिछले के वीडियो वगैरह को आपने नहीं देखा है, या पिछला ज्ञान आपको कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पिछले के वीडियो को देखिए। पिछले के सभी वीडियो में आपको आयनन ऊर्जा के बारे में बताया हूं कि बाएं से दाएं जाने पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। वही सब बातें पे आधारित है ये क्लास, और ये पूरा का पूरा अपवाद है। तो आपको जो नियम पढ़ाया गया है या आपने जो नियम पढ़ा हुआ है, उस नियम के अनुसार यहाँ पे चीजें नहीं चलने वाला है, ऐसे ऐसे तत्वों को लिया हूं। तो अच्छे से याद रखना है आपको, बेरिलियम का बोरॉन से क्या होता है, आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, एक्चुअल में होना चाहिए क्या था, कम होना चाहिए था, यह अपवाद हुआ। वैसे ही मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से क्या होता है, आयनन ऊर्जा ज्यादा होता है। सेम बातें, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्या होता है, ज्यादा, फास्फोरस का सल्फर से क्या होता है, ज्यादा आयनन ऊर्जा होता है। ठीक है, तो यही सब चीजें पहले स्टार वाले पॉइंट में मैं क्लियर किया। अब देखें सर्वाधिक आयनन विभव। अब जैसे मैंने बोला था, बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा के मान में क्या आता है, वृद्धि होता है। आयनन ऊर्जा के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, लास्ट में जो वर्ग आएगा उसके आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। लास्ट में जो वर्ग आएगा उसके आयनन ऊर्जा का मान क्या होने वाला है, अधिक होने वाला है। तो लास्ट में कौन सा वर्ग है, तो अक्रिय तत्वों वाला वर्ग है, या शून्य संयोजकता वाला वर्ग है, या शून्य वर्ग वाला तत्व है। तो इनको बोला जाता है शून्य वर्ग के तत्व, जिनकी आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो एग्जाम का प्रश्न, सर्वाधिक आयनन ऊर्जा वाला वर्ग कौन सा है, तो शून्य समूह का वर्ग क्या है आपका, अर्थात 18वें वर्ग के तत्वों की आयनन ऊर्जा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अब आपको यदि पूछ दिया 18वें वर्ग में भी किसका आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है, तो जो सबसे ऊपर में रहेगा उसके आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, सबसे अधिक। अर्थात पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होता है, हीलियम का। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसका होता है, हीलियम का। ठीक है, तो सर्वाधिक आयनन विभव वाला वर्ग कौन सा है, शून्य वर्ग। अब इसी आधार पर मैं एक प्रश्न की बात करता हूं। आयनन एंथैल्पी का आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। आपके पास दो ठो प्रश्न है। पहले प्रश्न में K प्लस दिया है, AR दिया है और Cl माइनस दिया है। तो आपको समझना पड़ेगा K प्लस का अर्थ क्या है। ध्यान दें, K प्लस का अर्थ यह होगा, आपको पहले यह पता रहना चाहिए K का परमाणु क्रमांक कितना है, 19। K का परमाणु क्रमांक कितना है, 19।
मतलब K में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 19 और K में कितने प्रोटॉन हैं 19। ठीक है, इतना चीज, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ए ऊपर में क्या डाला हुआ है धनावेश मतलब प्लस, अर्थात प्रोटॉन तो 19 रहेंगे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, दान कर दिया गया, अर्थात ए प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन जबकि प्रोटॉन कितने हुए 19। ए आर माइनस में देखें, सॉरी ए आर में देखें, ए आर में कितने प्रोटॉन 18 प्रोटॉन जबकि 18 ही इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या था इलेक्ट्रॉन 18 लेकिन प्रोटॉन कितने हैं 19 है ना। क्लोरीन माइनस के पास देखें, क्लोरीन माइनस जो लिखा हूं मैं, तो क्लोरीन माइनस में क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। माइनस बोलने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, ग्रहण। क्लोरीन के पास एक्चुअल में था 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए जबकि प्रोटॉन कितने हैं 17। ठीक है, इसमें 19 प्रोटॉन 18 प्रोटॉन, यहां पर आपके पास 17 प्रोटॉन। ठीक है, 19 18 17 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, यहां पर आपके पास 18 प्रोटॉन, यहां पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप लिए है ना, तो ध्यान दें आयनन एंथैल्पी का बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम किसके लिए होगा, सबसे कम उसके लिए होगा जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण कम हो। अब आप खुद सोचें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण कब कम होगा, जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो संख्या है उसमें क्या होगा, अंतर अधिक होगा, तभी आपका आकर्षण क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं आप लोग, पोटेशियम के पास कितने प्रोटॉन हैं, तो पोटेशियम के पास 19 प्रोटॉन हैं जबकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 18। तो 19 प्रोटॉन 18 प्रोटॉन 19 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को जितना अच्छे से आकर्षित करके बैठेंगे उससे कम आकर्षित करके बैठेगा कौन, 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जबकि यहां पे देख रहे हैं प्रोटॉन कम है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अधिक है। अरे तो प्लस वाले कम हैं और माइनस वाले ज्यादा हैं, तो प्लस वाला सभी माइनस वालों को कैसे आकर्षित करेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसमें प्लस वाले का मान ज्यादा होगा अर्थात प्रोटॉनों की संख्या जिसमें ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसमें कम होगा, उसका आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए मुश्किल बात है, जो कि आपका किसमें समझ में आ रहा है, K प्लस में। K प्लस का आपका सबसे ज्यादा होगा आयनन ऊर्जा का मान, उसके बाद आपका किसमें होगा Ar का, उसके बाद किसका होगा Cl माइनस का। तो इस प्रकार से आपके पास क्या बनने वाले हैं, प्रश्न बनने वाले हैं, और ये सिर्फ किस पे आधारित रहेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिए गए तत्व में धनायन तत्व भी हो सकता है, ऋणायन तत्व भी हो सकता है, या तो आपका उदासीन तत्व भी हो सकता है। उस तत्व में कितने प्रोटॉन हैं और उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये चीज का समझ आपको बनाना बहुत जरूरी है। तो इसका सीक्वेंस क्या होने वाला है आपके पास, K प्लस AR और Cl माइनस, ये बढ़ते क्रम बढ़ते क्रम बोल रहे हो तो सबसे छोटा मान आएगा ना पहले, तो सबसे छोटा मान कौन सा है, Cl माइनस, उससे बड़ा आयनन ऊर्जा किसका, AR का, उससे बड़ा किसका, आयनन ऊर्जा K प्लस का। यहां पे जाओगे आप तो इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताना कि Fe का ज्यादा होगा, Fe2 प्लस का ज्यादा होगा कि Fe3 प्लस का ज्यादा होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, आपको सिर्फ ये खोजना है जिसमें ज्यादा प्रोटॉन और कम इलेक्ट्रॉन, उनमें आपका क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा आकर्षण होने वाला है, अर्थात उनका आयनन ऊर्जा का मान क्या होने वाला है, उनमें सबसे ज्यादा आकर्षण होगा, अर्थात उनके आयनन ऊर्जा का मान क्या होने वाला है, अधिक होने वाला है। इस आधार पे इस प्रश्न का उत्तर जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसका जवाब दें कि आपको चीजें समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में बात करता हूं। तो अपवाद के रूप में फिर से एक बात है
फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, क्लोरीन से कम। तो ये बात को अच्छे से आपको दिमाग में रख लिए रहना है। ये एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अभ्र के कारण होता है। देखो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है। अर्थात फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होगा, क्लोरीन का। क्लोरीन से कम होगा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से कम होगा आयोडीन का, और आयोडीन से कम होगा एस्टेटिन या एस्टेटाइन बोलते हो उसका, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है, यहाँ पे जंग छिड़ जाता है। क्या चीज, कि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है किसका, क्लोरीन का। अब ये अपवाद है, इसलिए डायरेक्ट दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग में तो रहना चाहिए डायरेक्ट। लेकिन इसका कारण क्या है, तो कारण यह है, फ्लोरीन का आकार एक तो ना छोटा होता है, और उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एकदम पास पास में आ जा रहते हैं। फ्लोरीन का एक तो आकार छोटा है, और उसके जो 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 9 इलेक्ट्रॉन वगैरह सब क्या हो जाते हैं, पास में आ जा रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं कराते हैं, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इससे कम होता है, क्लोरीन से कम होता है, ठीक है। ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आपको डायरेक्ट ये बात दिमाग में रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से क्या होता है, कम होता है। और देखें शून्य वर्ग की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, धनात्मक। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब आपको ये समझ में तो आना पहले जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते किसको है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपका किसी तत्व के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब मैंने बताया शून्य वर्ग के जो समूह हैं अर्थात अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व तो मोक्ष प्राप्त हुए तत्व हैं, ना तो चूंकि उनका अष्टक कंप्लीट है, तो ना तो कोई वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, और ना तो किसी से अब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अब जब वो ग्रहण करना ही नहीं चाहता है, और आप जबरदस्ती का उसको एक इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, यही तो है क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता। आप जबरदस्ती का एक इलेक्ट्रॉन उसको देना चाहते हो, तो कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में आपका जो कोष है, जो अंतिम कोष है, अंतिम कोष तो अष्टक कंप्लीट है, किसके लिए, अक्रिय गैसों के लिए। तो अंतिम कोष का अष्टक कंप्लीट होने के कारण जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लाने का जो आप प्रयास कर रहे हो उसमें, वो आपका अंतिम कोष में ना जाके नया जो कोष रहेगा उसमें जाएगा। जैसे कि मैंने किसके बारे में बात किया, फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 9। तो ये क्या हो गया आपका 1s2, फिर देखें ये क्या हो गया 2s2, फिर आपके पास 2p3, ठीक है। तो यहां पे आपको कितना चीज समझ में आया, 1s2, 2s2 और ये 2p3, कितना ठोक इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे 4, और ये 3 7, फिर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 2p5, ठीक है। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां पे डालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाद में, फ्लोरीन क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नियॉन है ना, सॉरी नियॉन है। तो नियॉन का अंतिम कोष क्या है, अंतिम कोष क्या है, यहाँ पे पूर्ण भरित है, 1s2, 2s2 और ये 2p6। अब आपको एक इलेक्ट्रॉन लाना है, तो कहीं पे जगह थोड़ी है, यहाँ पे खाली जगह थोड़ी है कि जहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन ला सकते हो। चूंकि यहाँ पे खाली जगह नहीं है, इसलिए आपके पास क्या होने वाला है, अगला जो इलेक्ट्रॉन जो लाने वाले हो वो कहां पे भराएगा, 3s1 में, ठीक है, 3s में भराएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं आपका कि अगले कक्ष में प्रवेश कर गए। चूंकि आपको एक इलेक्ट्रॉन लाने के लिए अगले कक्ष में प्रवेश करना पड़ रहा है, इसलिए अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। क्योंकि उनको उच्च ऊर्जा स्तर में जाना होता है, अर्थात लंबे ऊर्जा गैप का पालन करना पड़ता है वहां पे, इसलिए आपका अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। ये बात को अच्छे से याद रखना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य वर्ग के अर्थात अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, धनात्मक। और वैसी एक ठोक बात अच्छे से याद रखना है किसका, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में आप क्या जानते हो कि सहभागी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो बंध बनता है अर्थात सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध में भाग लिए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है,
विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। अब यहाँ पे फिर यही बात आता है, जब वो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं कौन लोग, अक्रिय गैस लोग, अक्रिय तत्व लोग, वो काहे जबरदस्ती का अपना एक इलेक्ट्रॉन सामने में रखेंगे। जब वो अपना इलेक्ट्रॉन सामने में रखेंगे ही नहीं तो काहे कि उनकी विद्युत ऋणता अर्थात पूरे आवर्त सारणी में कोई विद्युत ऋणता का गुण अगर नहीं दर्शाता है तो वो कौन है, शून्य वर्ग के तत्व अर्थात 18वें वर्ग के तत्व या शून्य वर्ग के तत्व, इनकी एक विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य होती है। तो यही चीज लिखा मैं यहाँ पे, उत्कृष्ट गैसों की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, शून्य होती है। तो ये पिछले का क्लास और अभी का क्लास, इन दोनों क्लास के माध्यम से मैं आपको परमाणु त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन तीनों में जो अपवाद आए हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताया। और प्रश्न आपके पास यहां से बनेंगे, प्रयोगशाला शिक्षक में आपके पास प्रश्न बनेंगे अगर इस चैप्टर से, आवर्ती गुण से, तो यहां से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है, क्योंकि एग्जाम में आपका 9वीं 10वीं ही आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9वीं 10वीं का अगर 2 प्रश्न रहेगा तो आपका 10 प्रश्न मिलने वाला है 11वीं 12वीं से। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। सिलेबस बिल्कुल आपको 9वीं 10वीं का मिलेगा, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न है वो 11वीं 12वीं अच्छे अच्छे लेवल के आने वाले हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा 11वीं 12वीं से। तो जो भी आप प्रयोगशाला शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, दिमाग को खोलिए, 9वीं 10वीं का बुक पढ़ने से ही बस आपका सिलेक्शन नहीं होना, आपको 11वीं 12वीं का जो सिलेबस दिया है उसके अनुसार 11वीं 12वीं का भी चैप्टर पढ़ना जरूरी है और अच्छे डिटेल से पढ़ना जरूरी है। यकीन ना हो तो पिछली बार का पेपर उठा लेना, वहां पे पूरा का पूरा आपके पास क्या आया है, 11वीं 12वीं का आया है भाई, पूरा 11वीं 12वीं का आया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, इससे आगे का टॉपिक लेके मिलूंगा मैं। ये आपका आवर्ती गुण खत्म हो गया, परमाणु संरचना को नहीं पढ़ाया था मैं, तो उसको पढ़ाना जरूरी है, तो वहां से मैं स्टार्ट करूंगा फिर से। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे कंटिन्यू वीडियो डालने वाला हूँ। अगर कोई बेनिफिशियल है या नहीं भी समझ में आया क्लास या पढ़ाने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है या जैसे भी कोई भी शिकायत हो भाई कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।